करिए आप। टीचर्स का कुछ नहीं जाना है, वो पढ़ लिए, नौकरी में भी है। तुम्हें करना है कुछ जीवन में कि नहीं? मैं इसके आपको समझा चुकी थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन सी से, और जब मैं क्वेश्चन को सेक्शन बी से आप मेरे साथ सॉल्व भी करेंगे सारे क्वेश्चन, और इसको पूरे पेपर को आप कॉपी पर, फेयर कॉपी पर भी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में करें, पहले आप समझेंगे, जब मैं लिखने को कहूँगी तब आप लिखेंगे। सेक्शन बी में देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मैंने बताया था, एक बार और सुन लीजिए जिनको पहले समझ नहीं आया था। इसने कहा ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं। पहले वाले को और अच्छे से समझ लीजिए, इसमें मैं आपको आधी बात बता पाई थी, पूरी बात मैंने नहीं बताई थी। ये हर तरीके से फॉल्स ही है। क्यों फॉल्स है? ये कह रहा है एज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ टेन थीटा डिक्रीजेस। इसने कहा कि अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा घटेगा, बोल रहा है। नहीं घटेगा, नहीं। वैसे तो साइन थीटा बढ़ने पर टेन थीटा भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि यहाँ देखेंगे एक बच्चा भी हिला ना, या किसी भी अदर एक्टिविटी को किया, मैं बहुत कूट दूंगी यहीं पे, ऑन कैमरा ही बोल रही हूँ, चल रहा है वीडियो। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब भी न्यूमरेटर बढ़ता है तो पूरा फ्रैक्शन बढ़ता ही है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो। डिनोमिनेटर क्या हो? कांस्टेंट हो, उसमें चेंज नहीं हो रहा हो, तब बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिया 1/2 करें, 2/2 करें, 3/2 करें, 4/2 करें, यानी न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं, इसकी सीधी बात भी। लेकिन इस कंडीशन में तो हमें ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो ये स्टेटमेंट हर कंडीशन में गलत ही है। पहले तो ये बात ही गलत है कि साइन थीटा इंक्रीज करने पे टेन थीटा डिक्रीज होता, डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, फिर साइन थीटा इंक्रीज होने पे टेन थीटा इंक्रीज होता है, लेकिन वो भी उस कंडीशन में जब क्या होता है? कॉस कांस्टेंट रहे तब। बात समझ आ गई सबको? फॉल्स था ये स्टेटमेंट, कारण लिखना था आपको। अगला है व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज आल्सो मैक्सिमम। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये भी फॉल्स है। साइन थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो कोसेक थीटा मिनिमम होगा। ये उल्टा कह रहा है। जैसे अगर साइन थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 हो जाए तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/100। भाई सॉरी, कॉस थीटा नहीं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे बेटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/100। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/100। तो क्या ये मैक्सिमम होने पे ये मैक्सिमम हो रहा है? नहीं। इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू होती है 0.01। क्या वैल्यू होती है? 0.01, जो क्या है 100 से बहुत कम है, बहुत ही छोटी है। ये तो 1 से भी बहुत छोटी है, 1 का भी 100वां हिस्सा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये होगा? इसमें आपको कारण क्या लिखना था? कारण आपको ये लिखना चाहिए था cosec theta is the reciprocal of sin theta, so when sin theta will be maximum cosec theta will be minimum। क्या होगा? सबसे कम होगा। जबकि ये कह रहा कि sin थीटा के मैक्सिमम होने पे cosec थीटा भी मैक्सिमम होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। और इसमें खाली ट्रू फॉल्स नहीं लिखना था, उसका कारण भी लिखना था। ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। अमन सीधे बैठ जाओ, कमर को एकदम सीधी करके। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सारी जनता ने गलत करा है और ये क्वेश्चन कितना आसान था देखिए। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन कहीं से भी दिया जाए क्या फर्क पड़ रहा है। ये एक आपको फिगर दिया था, सबने गलत किया है, ठीक है। और मैंने भी ये आपका पेपर, जब मैंने चेक करने के लिए पेपर सॉल्व किया तभी मैंने भी सॉल्व किया है ये। 0, -3 थे और ये आपको निकालने थे, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपको निकालने थे और यहाँ पे ये ओरिजिन दिया हुआ है। ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ए की
कोऑर्डिनेट अगर ये है, बी के कोऑर्डिनेट ये है, तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। अब एक बात बताइए, सी के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने हैं तो मैं सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाऊंगी भाई? यहाँ सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, किस लिए लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला तो एक ही लाइन में अगर होते तब लगता है, एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं उनमें से किसी के निकालने हो तब, मतलब स्ट्रेट लाइन हो और उसी में 2-3 पॉइंट हो, किसी के दिए हो किसी को नहीं दिए तब लगेगा ना। यहाँ तो हमें इसके निकालने, ये तो लीनियर पॉइंट थोड़ी है डिस्टेंस। अब सेक्शन फॉर्मूला से तो इसके निकल जाएंगे कोऑर्डिनेट, पर इसके तो ऑलरेडी 0 0 है, इसके क्यों निकालेंगे? इसके तो मुझे पता ही है भाई। ये क्या दे रखा है, ओरिजिन और लिखा हुआ है और दोनों एक्स वाई एक्सिस दी हुई है, तो एक्स वाई एक्सिस जब गिवन है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो ओरिजिन है, तो इसके थोड़ी ना निकालने हैं मुझे निकालने हैं इसके। अब दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है। वाई में तो हम जा ही नहीं रहे, एक्स के ऊपर ही पॉइंट है, एक्स वाली जो लाइन होती है एक्स एक्सिस उसके ऊपर ही है, तो वाई में हम जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, जो भी आएगा कॉमा 0 हो जाएगा। अच्छा, कैसे निकाल सकते हो? उसने आपको पहले ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जब इसने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा है, क्या कहा है? इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल का कुछ यूज़ होता होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में यूज़ होगा तभी तो कहा होगा। और इक्विलेटरल शब्द किससे संबंधित है? साइड से संबंधित है, यानी कहीं ना कहीं हमें साइड्स निकालनी है, और साइड्स निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सेक्शन क्यों यूज़ करूँगी मैं, ज़रूरत क्या है उसकी? अब जैसे ही इक्विलेटरल कहा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि अगर मुझे ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि जिससे कोई भी एक साइड पता चल जाए तो तीनों बराबर ही होंगी। अब कोई भी एक साइड निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों साइड के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँ तो इसके पता है पर इसके पता नहीं है, अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगी तो इसके पता है पर इसके नहीं है, तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ ना, यहाँ इसके भी पता है और इसके भी पता है, क्या दिक्कत है? तो ये मैं निकालूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा? 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अच्छा, कई अक्लमंद बच्चे यहाँ तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने क्या करा? -3 की जगह इसको 9 का स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर यास्मिता 2, -3 और -3 -6 होते हैं, -9 नहीं होते, ठीक है? तो इसमें क्या करना है इसको, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया -9 का होल स्क्वायर, सॉरी -6 का होल स्क्वायर, यानी कि √36, यानी कि 6, क्या आ गया? 6, यानी ये साइड मेरी 6 आ गई, तो ये भी तो 6 हुई और ये भी क्या हुई? 6 हो गई। अब मुझे ये चाहिए, डिस्टेंस मुझे पता चल गई, फिर से मैं अगर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँगी तो एक्स नहीं निकल आएगा। निकालिए, कैसे? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। इस साइड की लंबाई कितनी है? 6 ही है, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, ये कितना हो गया? प्लस 9 -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे रूट है, पर मुझे रूट हटाना है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगी, तो मैं लिखूंगी स्क्वायर इन बोथ साइड। जब स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 इक्वल्स टू 36, तो x² इक्वल्स टू हो जाएगा 36 माइनस 9 यानी कि 27, x² इक्वल्स टू हो जाएगा 27, x इक्वल्स टू हो जाएगा √27 यानी कि 3√3, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3√3, 0। तुमने भी गलत कर रखा, कुछ मत, ठीक है? तो आपको क्या करना था? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले एक साइड निकाल लेनी थी, तीनों साइड बराबर ही होती, फिर जिसमें मुझे अननोन वाला दिया है उसमें भी उसको भी 6 के बराबर रख के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों साइड स्क्वायर कर देना चाहिए था और ये निकाल लेना था। दूसरा 0 होगा, ये आपको बच्चे इसको y रख रहे हैं जबरदस्ती, x y करोगे तो दो वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। भाई दिमाग भी तो लगाओ, ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है पॉइंट, इसमें क्यों ये कोऑर्डिनेट तो वैसे 0 है। उसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। इससे सरल क्वेश्चन कौन सा दुनिया में होगा भाई साहब? पूरी क्लास ने गलत करा है, पूरी क्लास ने। द सम
12 टर्म्स ऑफ AP is 900. बुद्धिमान लोगों, आप सारे के सारे लिख रहे हैं AN equals to 900. He is saying sum, यानी SN equals to 900. सब ने AN equals to 900. अरे सम वर्ड यूज कर रहा है, बुद्धि तो लगा लीजिए. उसने ये थोड़ी कहा है कि 12वां टर्म 900 है. उसने कहा है 12 टर्म का सम 900, यानी S12 की वैल्यू दी हुई है. फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है 20. फर्स्ट टर्म 20 दिया हुआ है. क्या क्या निकालने को कह रहा है? 12 टर्म्स है, ये भी बता दिया उसने, यानी n की वैल्यू भी बता ही रहा है. a भी बता दिया, Sn भी बता दिया, n भी बता दिया. आपको कह रहा है d निकालो, है ना? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 12th टर्म. एक बात बताओ, Sn का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि नहीं? अरे ये होता है Sn का फॉर्मूला. दो ही तो फॉर्मूला है पूरी एपी में. Sn का फॉर्मूला ये होता है. कितने अननोन टर्म्स है इसमें? 1, 2, 3 और 4 हैं. 4 में से 3 तुम्हें दिए हैं कि नहीं दिए? जब 4 में से 3 दिए हैं तो चौथा नहीं निकल सकता है? नहीं निकलेगा भाई. यहाँ सब चीजें तो दिए, एक ही तो नहीं दिया, बाकी 3 दिए. यहाँ रखो 900, n/2 यानी 12/2, 2 है यानी कि 2 × 12. ये कितना है? 20 है ना? 20 प्लस n-1 यानी 12 - 1 यानी 11 × d आपको निकालना है. ये हो जाएगा 900 = 6, 40 प्लस 11d. 900. एक लड़की ने यहाँ तक सही किया है, इसके आगे गलत करा है. 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 240. उसने इसको तो इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे नहीं करा. 66d. 900 - 240 = 66d. ये हो जाएगा 60 = 66d. d = आ जाएगा 660/66. 10 d. और जब d आ गया तो 12वां टर्म निकाल दीजिए. a12 a + 11d 20 प्लस हो गया. 1 मिनट का क्वेश्चन था, ये नहीं आ रहा आपको, जबकि एपी के इतने टिपिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं. इतना डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, बिल्कुल डायरेक्ट. 4 में से 3 ऑलरेडी दे रखे हैं. कई तो एपी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है. 4 में से 2 ही दिए होते हैं, तो 2 इक्वेशन 1 से बनती है, 2 1 से बनती है, फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तब जाके. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था आपको. चलिए मैं कह रही इसको भी नहीं करते आप. इसका जो और मैं क्वेश्चन दिया था वो तो किसी दर्जे का ही नहीं था. 1 लाइन का क्वेश्चन, वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है बच्चों ने. 90% बच्चों ने. उसमें मैंने दिया था SN ये है, SN ये है और D निकालो. 1 लाइन का क्वेश्चन था भाई साहब, 1 लाइन का, 2 लाइन का. S1 निकाल लो. 5 हो गया. S1 माने क्या हुआ? पहले टर्म का सम. पहले टर्म का सम माने अपने आप पहला टर्म ही हुआ, A तो हुआ. उसके बाद S2 निकाल लीजिए. क्या हुआ? S2 निकाल लीजिए. n की जगह 2 रखिए. S2 आ जाएगा 8. S2 का मतलब ये पहले और दूसरे टर्म का सम है. S2 में से S1 माइनस कर दीजिए. आ गया D. सॉरी, S2 में से S1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? A2 आएगा. S1 में से S2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? A2 आएगा. कितना आ गया? ये पहला टर्म है, ये पहले और दूसरे टर्म का सम है. ठीक है. तो अगर आप A1 + A2 में से A1 माइनस करेंगे तो क्या आया आपको? क्या मिला? 8 - 5. ये क्या मिल गया? क्या मिल गया? ये A2. क्या मिल गया? A2. दूसरा टर्म. पहला टर्म भी पता है, दूसरा टर्म भी पता है, माइनस कर दीजिए. B आ गया. पहला टर्म 5, दूसरा टर्म 3, तो D कितना हो गया? 3 - 2. सॉरी, पहला टर्म 5, दूसरा टर्म 3 - 2 का हुआ.
एक बार इसमें 1 रख के निकाल लेना था, एक बार 2 रख के माइनस करके दूसरे टर्म आ जाता, माइनस करके भी आ जाता। इसमें तो इतनी कैलकुलेशन भी नहीं थी। अगला देखो, अच्छा ये बताइए, कुछ क्वेश्चन जो है ना वो 100% पहले ही बता दिए जाते कि आते हैं एग्जाम में। जो क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, मैं हर बार जब भी कराती हूँ तो मैं लिखती हूँ इसको इंपॉर्टेंट लिखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, इस वाले चैप्टर से ये बहुत पूछा जाता है, इसे आपने उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन भी इतने बच्चों ने गलत करा है, इसमें तो गलत बिल्कुल एक बच्चे को भी गलत नहीं करना चाहिए था। ये दिया हुआ है, ये भी गलत कर रहे हैं, बताओ क्या सही करेंगे आप? ये भी गलत कर रहे हैं तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। दोनों को माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो, माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा। जब ऑलरेडी अपोजिट साइन होते तो प्लस होता है। तो 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 45। अब a प्लस बी 60 है, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45। ये मैंने 50 बार बताया होगा बेटा, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। आपके सर पे जू नहीं रहती है, कान में कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, दोनों जगह साइन भी दिया जा सकता है, दोनों जगह कॉस भी दिया जा सकता है, एक जगह टेन एक जगह कॉट भी दिया जा सकता है, एक जगह सेक एक जगह कोसेक भी दिया जा सकता है। जो भी दिया होगा, यहाँ पर कुछ दिया होगा, उसकी वैल्यू ऐसे रख के वो तो कट ही जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी और ये ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, चाहे इसमें साइन दिया हो, कॉस दिया हो, सेक दिया हो, कोसेक दिया हो, कुछ भी दिया हो। मैंने तो वही दिया था जो बुक का ही क्वेश्चन, आपने वो भी लिखा। उसके बाद आ जाइए, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30, देन व्हेन इट इज 40। अब इसमें आपने क्या गलती करी? ये कह रहा है, याद है, आपने इसका उल्टा मतलब समझा। कई बच्चों ने फिगर तो ठीक बनाया, इसका एंगल 30 से 60 जब चेंज हुआ, ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट को पढ़कर उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या है, क्या रहा है। ये कह रहा है अब द शैडो ऑफ अ टावर, शैडो कहाँ आएगी? नीचे, यानी ये जो अगर टावर होगा तो धूप से इसकी शैडो यही तो बनेगी, ठीक है? जो धरती पे बनती है हमारी छाया, वही तो शैडो है। तो दोनों के बीच में, हमारे और हमारी छाया के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल होता है। ये क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब 30, एक बात बताओ, ये 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर ज़्यादा लंबी छाया बन रही है या 30 डिग्री एल्टीट्यूड पर ज़्यादा लंबी छाया बन रही है? 30 पे बन रही है ना। तो ये कह रहा है कि जब अल्टीट्यूड 30 था तब छाया 40 मीटर लंबी थी, मतलब उसकी लंबाई 40 मीटर एक्स्ट्रा थी। ये 40 मीटर एक्स्ट्रा वाला पार्ट था। जब 60 हो गया तो ये हो गई है लंबाई। वॉज 40 मीटर लॉन्गर कह रहा है ना, तुमने ये 40 लिखा है और कई बच्चों ने पूरा 40 लिखा है। वो कह रहा है कि जब सन का अल्टीट्यूड 30 था तो 60 से 40 मीटर लंबी छाया बन रही थी। समझ में आ रहा है? देन का वर्ड यूज किया है ना उसने, देन, ठीक है? इज 30 देन व्हेन इट इज 60। देन का मतलब क्या होता है? किसी के कंपैरिजन में, यानी 60 के कंपैरिजन में पहले 40 मीटर छाया और लंबी थी जब एंगल कितना था? 30 डिग्री, ठीक है? अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये नहीं, बस इतना ही समझना था। एच तो दोनों में सेम ही है। एक बार आप बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, पूरा बीडी निकाल लेंगे।
एक बार छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे, ये निकाल लेंगे, उसके बाद ये निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 1030 और 1060 ही आपको लगाना है, लेकिन लगाना कैसे है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। आपने खाली रट्टा मार लिया बस हो गया। यहाँ पहले मैं इसमें लगाऊँ अगर तो क्या आएगा 1060, किसी को भी पहले ले सकते हैं। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 कितना है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो h इक्वल्स टू आ गया x√3। अब मैं इसको लगा लेती हूँ 1030, सॉरी 1030 में क्या आ जाएगा वही h अपॉन, अब x प्लस 40 आ जाएगा। 1030 क्या होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 40। अब इसमें दिक्कत ये है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल आ रहे हैं h भी और x भी, तो दोनों की वैल्यू तो एक से नहीं निकलेगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास एक और भी तो है h x के टर्म्स में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ h की जगह क्या रख दूँगी x√3, क्या रख दूँगी x√3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू x√3 अपॉन x प्लस 40, √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, x उधर जाके माइनस होगा 3x माइनस x इक्वल्स टू 40, 2x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 20। अब जब x की वैल्यू पता चल गई तो इसकी भी पता चल जाएगी, h कितना हो जाएगा 20√3, ठीक है, कितना हो जाएगा 20√3। वैल हो गई 15 क्वेश्चन था ना ये। और वाले की वैल्यू है 7.32, वो भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।